नमस्कार। आइए आज भारत के भूगोल को समझने के लिए एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों साल पहले ये देश कैसा दिखता था और आज दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह क्या है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आज हम भारत को देखते हैं, क्या वो हमेशा से यहीं पर थी? आखिर ये इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप किस पुरानी दुनिया का टुकड़ा था? इसका जवाब है गोंडवाना लैंड। जी हां, गोंडवाना लैंड। जरा सोचकर देखिए, लाखों करोड़ों साल पहले की दुनिया, जब नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था, तब भारत एक बहुत बड़े दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। इससे पता चलता है कि इस जमीन की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात, पर यह प्राचीन जमीन आज के मॉडर्न वर्ल्ड मैप पर कहां फिट होती है? आइए अब पता लगाते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की असल लोकेशन क्या है। जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब इक्वेटर के ऊपर। और अगर हम इसे ईस्ट वेस्ट के नजरिए से देखें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये है दुनिया के मैप पर भारत का पक्का वाला पता। अच्छा, अब जरा देश के फैलाव को देखते हैं। अगर हम भारत के सबसे पश्चिमी सिरे पर जाएं तो कहां पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। यहीं से भारत की जमीनी सीमा पश्चिम में शुरू होती है। और पता है, यह भूगोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर डालता है। कभी सोचा है कि इतने बड़े देश में हर किसी की घड़ी में एक ही टाइम कैसे होता है? ये होता है भारत के स्टैंडर्ड टाइम की वजह से, जो 82 डिग्री 36 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से तय होता है। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है और इसी एक लाइन के हिसाब से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं। कमाल है ना? तो दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह तो समझ आ गई। अब जरा देश की अपनी सीमाओं पर नजर डालते हैं, मतलब वो लाइनें जो पानी और जमीन पर भारत को एक आकार देती हैं। जमीन की बात तो ठीक है, पर समुद्र में भारत कहां तक है? सवाल तो बनता है। तो देखिए, भारत की जो समुद्री सीमा है वो तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक फैली हुई है और इस दायरे के अंदर का सारा पानी पूरी तरह से भारत का अपना इलाका माना जाता है। और भारत की सीमाएं सिर्फ जमीन पर या मेन कोस्ट लाइन पर ही खत्म नहीं होती। जैसे बंगाल की खाड़ी में चले जाइए, वहां 10 डिग्री चैनल नाम की एक जगह है। यह असल में पानी का एक रास्ता है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। तो देखा, यह भी भारत की एक जरूरी सीमा ही है। चलिए अब पानी से जमीन की तरफ आते हैं और जमीनी बॉर्डर्स की बात शुरू करते हैं, एक ऐसी सीमा से जो इतिहास में बहुत ही अहमियत रखती है, भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। इस इंटरनेशनल बॉर्डर का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं रैडक्लिफ लाइन। और यह सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं है, यह दक्षिण एशिया के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल यह है कि यह रेडक्लिफ नाम आया कहां से? असल में इसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा, वही शख्स जिन्हें 1947 में पार्टीशन के वक्त ये बॉर्डर लाइन खींचने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहीं पर आकर देखिए कैसे भूगोल और इतिहास एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के बाद हमारे एक और बड़े पड़ोसी देश की तरफ चलते हैं। बात करते हैं भारत और चीन के बीच की सीमा की। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक ऐसा बॉर्डर है जिसके बारे में अक्सर बात होती रहती है। और बिल्कुल रेडक्लिफ लाइन की तरह ही इस लाइन का नाम भी इसे तय करने वाले शख्स के नाम पर ही है, सर हेनरी मैकमोहन, जिन्होंने 1914 में इसे डीमार्केट किया था। तो एक बार फिर एक इंसान का नाम एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से हमेशा के लिए जुड़ गया। तो हमने बॉर्डर्स के नाम और उनका इतिहास तो जान लिया, पर अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, मतलब आंकड़ों की। आइए देखते हैं कि भारत की जमीनी सीमा अपने अलग अलग पड़ोसियों के साथ असल में कितनी लंबी है। ये जो टेबल सामने है, ये हमें पूरी तस्वीर दिखाती है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीन शेयर करता है और हर बॉर्डर की लंबाई एक दूसरे से काफी अलग है। कोई बहुत ज्यादा लंबी है तो कोई बहुत ही छोटी। और इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा का, जो है बांग्लादेश के साथ, पूरे 4096 किलोमीटर। ये बहुत बहुत लंबी दूरी है जो इन दो देशों को आपस में जोड़ती भी है और अलग भी करती है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर देखिए, सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, महज 80 किलोमीटर।
ये जो फर्क है सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा का, यही दिखाता है कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते कितने अलग और डाइवर्स हैं। चलिए, तो अब बाहरी सीमाओं से हटकर देश के अंदर झांकते हैं। मतलब अब हम भारत के इंटरनल लैंडस्केप को देखेंगे कि यहाँ की जमीन का मिजाज कैसा है, पहाड़ हैं, मैदान है या कुछ और है। ये चार्ट एक नजर में भारत की जमीन की पूरी कहानी कह देता है। देखिए, लगभग 43% हिस्सा मैदानी इलाका है। यही वो इलाका है जो खेती और हमारी ज्यादातर आबादी के लिए सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ करीबन 11% हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जो इस देश की ज्योग्राफी को एक अलग ही खूबसूरती और हाँ, चुनौती भी देते हैं। तो चलिए इसी 11% पहाड़ी हिस्से पर थोड़ा फोकस करते हैं। यहां एक बड़ा ही मजेदार सवाल मन में आता है। जियोलॉजिकली यानी जमीन की उम्र के हिसाब से भारत की सबसे जवान या कहें कि सबसे नई माउंटेन रेंज कौन सी है? और इसका जवाब है महान हिमालय। जी, हिमालय ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि वलिद पर्वत। इसका मतलब ये है कि ये तब बने जब जमीन की दो विशाल प्लेटें आपस में टकराईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो उसमें मोड़ पड़ जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जियोलॉजिकली ये दुनिया के सबसे नए पहाड़ों में से एक हैं और आज भी ये धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। तो गोंडवाना लैंड की पुरानी विरासत से लेकर हिमालय की जवान चोटियों तक और इंसानों की खींची हुई सरहदों से गुजरते हुए हमने भारत के भूगोल की कुछ बुनियादी बातें समझी। पर अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये सारी भौगोलिक हकीकतें, ये पुरानी जमीन और ये नई सरहदें आज भी भारत की संस्कृति, इसकी राजनीति और इसके आने वाले कल को कैसे आकार दे रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।